नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत। कथा निधि चैनल पर आज हम सुनने वाले हैं एक हृदय स्पर्शी कथा। कथा का नाम है अनाथ कौन। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो चलिए सुनते कहानी अनाथ कौन। सुधांशु बाबू सुबह उठकर आंगन में बैठे थे। वे चाय के इंतजार में थे। तभी बड़ी बहू ने आकर उनके हाथ में थैला और कुछ रुपए देकर कहा, बाबूजी पहले बाजार से सब्जियां ले आइए, अभी ताजी और सस्ती मिल जाएंगे, फिर आकर चाय पी लीजिएगा। सुधांशु बाबू ने आश्चर्य से उसका मुंह देखा तो वो तुनक कर बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं, आज से रघु काम पर नहीं आएगा, उसकी छुट्टी हो गई है। आखिर आप दिन भर बैठे ही तो रहते हैं, सुबह सुबह बाहर निकलेंगे तो आपका भी मन बहल जाएगा और घर के भी चार पैसे बचेंगे। सुधांशु बाबू ने सोचा, सुबह सुबह कौन बहू के मुंह लगे। वे चुपचाप थैला उठाकर बाजार चले गए। थोड़ी देर में उनकी पत्नी सुषमा देवी चाय लेकर आंगन में आई और आंगन में उन्हें न देखकर इधर उधर तलाशने लगी। तभी बड़ी बहू आकर बोली, माँ जी आप बाबूजी को ढूंढ रही है क्या? वे तो बाजार चले गए सब्जी लेने। मैंने मना भी किया मगर माने ही नहीं। बोले, बहू सुबह ताजा ताजा सब्जियां मिल जाती हैं, थोड़ी सस्ती भी मिल जाएंगी और मेरा टहलना भी हो जाएगा। सुनकर सुषमा जी को घोर आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतने वर्षों के वैवाहिक जीवन में सुधांशु बाबू यदि किसी बात से सबसे ज्यादा चिढ़ते थे तो वह सुबह की सैर ही थी। सुषमा जी ने शुरू शुरू में कई बार उनसे कहा था कि देखो जी, सभी लोग तो सुबह सैर को जाते हैं जिससे सेहत अच्छी रहे। तब सुधांशु बाबू चिढ़कर कहा करते, हाँ, और इसीलिए सालों से सुबह घूमने वाले आज तक उतने ही मोटे दिखते हैं जैसे बरसों पहले थे, और फिर सबकी खिल्ली उड़ाने वाले भाव से हंस दिया करते थे। इसीलिए सुषमा जी के मन में शंका हुई कि जरूर बड़ी बहू ने कुछ कह दिया होगा, इसीलिए वे इतनी सुबह घर से निकल गए हैं। उनकी तंद्रा टूटी बहू की आवाज से। वो बोली, लाइए माँ जी, बाबूजी तो अभी आए नहीं है, ये चाय मैं अपने भैया को दे आती हूँ, बेचारा सुबह से चाय की आस में बैठा है। सुधांशु बाबू एक रिटायर्ड प्राइवेट कर्मी है। परिवार में पत्नी सहित कुल जमा 7 बड़े और 3 बच्चे हैं, जिनमें बड़ा बेटा संजय, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, बेटा विजय एवं उसकी पत्नी और एक बच्चा। इसके अलावा उनकी एक बेटी है जो थोड़ी मानसिक अविकसित है मगर सामान्य रूप से अपने सारे काम कर सकती है, और एक तीसरा बेटा अजय है जो ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश कर रहा है। सुधांशु बाबू की रिटायरमेंट के बाद ऐसी कोई इनकम नहीं है। ले देकर ये उनका मकान जिसमें सब रहते थे वही अपनी कमाई से उन्होंने बनाया था, और शेष बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में खर्चा हो चुका था। पेंशन भी नहीं थी, बस बेटे जो परिवार खर्चे है तो दे देते थे, उसी से उनकी पत्नी मासिक खर्च चलाती थी। उस पर भी बहुएं ताना मारने में पीछे नहीं रहती थी। बेचारे मन महसूस कर रह जाते थे मगर वे असहाय थे। संजय और विजय एक ही फैक्ट्री में अकाउंट सेक्शन में काम करते हैं तथा कंपनी के बिलों का परीक्षण और भुगतान इत्यादि महत्वपूर्ण काम किया करते हैं। इसी प्रकार उनकी जिंदगी कट रही थी। अचानक उनके परिवार में बड़ी बहू के भाई शंभुदयाल का आना हुआ। वो एक नंबर का धूर्त और बदमाश व्यक्ति था जो हरदम तिकड़म भिड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता था। उसने आकर इस परिवार में धीरे धीरे दखलंदाजी बढ़ाना शुरू किया और बहन के कान भरने लगा कि ये बूढ़े बुढ़िया तुम लोगों की मेहनत की कमाई पर बैठे बैठे आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे, घर के नौकर को हटाकर बुढ़े को बाहर के काम दे दो और काम वाले को हटाकर बुढ़िया को काम पर लगाओ, 4 पैसे बचेंगे तो तुम्हारे बच्चों के ही तो काम आएंगे। यह सलाह बड़ी बहू को जम गई। उसने तिरिया चरित्र दिखाकर अपने पति के कान भर के और उसे मना लिया। फिर अपनी देवरानी को भी पट्टी पढ़ा दी और अपने पक्ष में कर लिया। बस अगले दिन से नौकर और काम वाले की छुट्टी कर दी गई, और सुबह जब सुधांशु बाबू उठे तो उन्हें सब्जी लाने के लिए उसने भेज दिया। सुषमा जी की तंद्रा टूटी बहू की आवाज से। वो बोली, लाइए माँ जी, बाबूजी तो अभी है नहीं, ये चाय मैं अपने भैया को दे आती हूँ, बेचारा शंभू भैया सुबह से चाय की आस में बैठा है। सुषमा जी ने यंत्रवत चाय की प्याली उसकी ओर बढ़ा दी और वो लेकर चली गई।
इधर सुषमा जी मन में बहुत सारी शंकाएं कुशंकाएं लिए रसोई में चली आईं। सुधांशु जी करीब 9:30 बजे हांफते हुए लौटे। दरअसल वे दमा के रोगी थे और ज्यादा चलने से उनकी सांस फूल जाती थी। फिर बाजार भी 3 किलोमीटर दूर था और बहू ने जो पैसे दिए थे उनसे सिर्फ सब्जी ही खरीदी जा सकती थी। रिक्शा का किराया नहीं निकल सकता था। जाहिर है उसने जानबूझकर गिनकर पैसे दिए थे। वे किसी तरह आंगन तक आए और चबूतरे पर निढाल होकर बैठ गए। उन्होंने हाफती आवाज में सुषमा जी को पानी लाने को बोला तो वे झट से दौड़कर आई और पानी का गिलास उनके हाथ में दे दिया। किसी तरह पानी पीकर वे सांसें संयत करने लगे। पत्नी दौड़कर उनके लिए चाय बनाने चली गई। तभी बड़ी बहू ने आकर उनके पास रखे थैले में से सब्जियां निकालकर चेक की और बोली, बाबूजी कितने पैसे बचे? तो सुधांशु बोले, बेटी पैसे तो पूरे खर्च हो गए। वो बेफर गई, बोली, ऐसे कैसे खर्च हो गए? मैंने हिसाब लगाया, आपको 50 रुपए दिए थे और सब्जी तो 48 रुपए की आई है। फिर 2 रुपए कहाँ गए? लगता है आपने बाहर चाय पी ली है। अरे ऐसी फिजूल खर्ची करेंगे तो हो गया। हम पाई पाई बचाने में लगे हैं और आप खुद पर पैसे लुटा रहे हैं। सुधांशु बाबू बड़े आहत हो गए। बोले, बेटी मेरी बात तो सुन लो। तो वो नाराज होकर बोली, क्या कहेंगे आप? यही ना कि सुबह चाय नहीं पी थी इसलिए तलब लगी तो चाय पी ली। सुधांशु बाबू एकदम रुआंसे हो आए। बोले, बेटी बाकी बचे 2 रुपयों से बच्चों के लिए टॉफी लाया हूँ। बेचारे कई दिनों से मुझसे टॉफी मांग रहे थे मगर मेरे पास तो पैसे होते नहीं इसलिए ला नहीं पाया था। सुनकर बड़ी बहू के तेवर जरा ढीले हो गए और वो अपने कमरे में चली गई। इस बीच सुषमा देवी भी आ गई थी और बड़ी बहू की बातें सुनकर चुपचाप आंसू बहा रही थी। अजय अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में सुबह घर से निकल जाता था और देर शाम लौट आता था। बेचारे को कहीं से भी सकारात्मक उत्तर नहीं मिल रहा था। कभी ओवर क्वालिफाइड कहकर लौटा दिया जाता तो कभी अनुभव की कमी आड़े आ जाती और कहीं उसी कंपनी के किसी अधिकारी के रिश्तेदार को नौकरी मिल जाती थी। इधर छोटी बहू ने दोपहर में अपने रंग दिखाए। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी खाना बन जाए तो सबको परोस दीजिएगा और हाँ बर्तन भी दोपहर में ही धो लीजिएगा। काम वाली तो आज से आएगी ही नहीं, फिर देर करके क्या फायदा। और हाँ, रात के खाने में दाल और आलू भटे की सब्जी बना लीजिएगा। रोटी तो खाते वक्त सेक दीजिएगा जिससे सबको गरम गरम रोटियां मिल सके। ये सुनकर सुधांशु बाबू का हृदय हाहाकार कर उठा। बेचारे दिल का गुबार रोकर भी तो नहीं निकाल सकते थे। उधर सुषमा जी सोच रही थी कि इतने सारे काम वे अकेले कैसे करेंगी। यही सब सोचते हुए वे चुपचाप रसोई में आ गई। उनकी बेटी उनके पीछे पीछे रसोई में आकर उनसे बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए, भगवान जी से प्रार्थना करने के लिए। और वह आंखें मूंद कर बैठ गई। सुषमा जी उसके भोलेपन पर सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। धीरे धीरे सुधांशु जी और उनकी पत्नी को अपनी बहुओं की लताड़ और बेटों की बेरुखी की आदत से पड़ गई। उन दोनों ने इसे ही अपनी नियति मानकर परिस्थिति से समझौता कर लिया। इधर शंभुदयाल का शैतानी दिमाग अपनी हरकतों में व्यस्त रहता। उसने धीरे धीरे गांव वालों के बीच पैठ बनाना शुरू किया और अक्सर चौपाल में आकर वो सुधांशु जी और सुषमा जी की बुराई करता रहा। वो सबको कहता कि दोनों बुढ़े बुढ़िया मिलकर बहुओं की नाक में दम किए रहते हैं। बेचारी दिन भर उनकी फरमाइशें पूरी करने में ही जुटी रहती हैं। उन्हें एक पल की फुर्सत नहीं मिलती है। सुनकर उसके जैसे ही निखट्टू जो सारे दिन चौपाल में बैठे रहते थे वे उसकी बातों में हाँ हाँ करके उसकी बातों को समर्थन करते। वहां आते जाते शंभू को पता चला कि गांव में एक लालची व्यक्ति रघुनाथ रहता था जिसका एक शराबी कबाबी गुंडा सा बेटा है। शंभू के शैतानी दिमाग में एक स्कीम आ गई। उसने रघुनाथ से मिलकर उससे एक सौदा किया। बोला, उसकी बहन की एक नंद है जो वैसे तो सर्वगुण संपन्न है, बस थोड़ा मंदबुद्धि है, मगर वो अगर एक बार उनके घर आ गई तो फिर चाहे जितने जुल्म कर लो उसके ऊपर, वो उनके घर पर चुपचाप रह लेगी। और उसके साथ यदि उनके बेटे की शादी हो गई तो अच्छा खासा नगद पैसा भी मिल सकता है। नगद की बात सुनकर लालची रघुनाथ प्रसन्न हो गया। उसने कहा, शंभू भैया कितना नगद मिल सकता है?
शंभू कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, आप कितना चाहते हैं? रघुनाथ ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, भाई 20,000 मिल जाए तो मुझे अभी ये शादी मंजूर है। शंभू ने दरिया दिली दिखाई, बोला, चलो मैं तुम्हें 25 तक दिला दूंगा, ऊपर के 5 मुझे दे देना। रघुनाथ खुशी से उछल कर बोला, अरे शंभू भैया, तुम कितने अच्छे हो। शंभू उससे कहकर वहां से चला कि जब मैं बोलूं तो आप खुद से उनके यहाँ रिश्ता मांगने आ जाना। रघुनाथ बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो मैं तो वैसे ही करूंगा, बस नगद का ख्याल रखना। शंभू घर आया। उसके शैतानी दिमाग ने रास्ते में ही योजना बना ली थी कि कैसे जाल फेंकना है। दोपहर में जब उसकी बड़ी बहन बैठी बैठी टीवी देख रही थी तो उसने बड़ी गंभीर मुद्रा बना रखी थी। ये देखकर उसकी बहन ने उससे पूछा, किस सोच में डूबे हो भैया? तो उसने बड़ी संजीदगी से कहा, बहना, मैं तो इन निखट्टों से तेरा छुटकारा कराने के बारे में ही हरदम सोचता रहता हूँ। बस तेरी भलाई करना ही तो मेरा एकमात्र उद्देश्य है। सुनकर बहन रुआसी होकर बोली, पता नहीं कब इनसे छुटकारा पाऊंगी भैया। लोहा गर्म देखकर शंभू ने तुरंत चोट की, बोला, अगर तेरी ननद रानी की शादी करवा दूं तो कम से कम एक सदस्य तो कम होगा घर में। बहन ने मायूसी से कहा, उस पगली को कौन ब्याहेगा? चिंता मत कर, तू देखते जा, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि लड़के वाले खुद उसका हाथ मांगने इस घर में आएंगे। ये सुनकर तो वो उछली पड़ी, बोली, ऐसा हुआ तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। शंभू कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, धीरज रख, हाँ दामाद जी को तू जरूर समझा देना, ज्यादा मुंह न चलाए। बहन बोली, अरे उनकी तरफ से निश्चिंत रहो, वो मेरे आगे कुछ न बोल पाएंगे। अगले रविवार को शाम को सभी लोग घर पर थे। सुषमा जी सबके लिए चाय बना रही थी। तभी शंभू बाहर से आया और आते ही आवाज लगाई, कहाँ हो भाई सब लोग, बाहर आंगन में आ जाओ, ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि सब लोग खुशी से उछल पड़ेंगे आप। ये सुनकर दोनों भाई बाहर आए, पीछे पीछे उनकी पत्नियां भी। तब शंभू ने सुधांशु जी को भी बुलाया, बोला, बाबूजी, आपका भी रहना जरूरी है यहाँ। ये सुनकर वे चौंक पड़े, क्योंकि पूरे परिवार के साथ उन्हें बैठे एक अरसा हो गया था। मगर शंभू ने जब दोबारा आवाज दी तो वे सहमति से आकर एक कोने में बैठ गए। शंभू ने उन्हें सबके बीच में लाकर बिठाया और बोला, बाबूजी, आज की बात से सबसे ज्यादा खुशी आपको और माँ जी को ही होगी। सब लोग आश्चर्य से शंभू का मुंह ताक रहे थे। इतने में सुषमा जी चाय ले आई। शंभू ने उनके हाथ से ट्रे लेकर उन्हें सुधांशु जी के बगल में बिठाया और खुद सबको चाय पेश की। संजय ने अधीरता से कहा, अब कह भी दो साले साहब, क्यों बेकार में इतनी सारी भूमिका बांध रहे हो? दामाद जी, मैं आपकी बहन के लिए रिश्ता लाया हूँ, और वो भी उस परिवार से जो बिटिया के बारे में सब कुछ जानकर भी उसे अपनाने को तैयार है। ये सुनकर विजय बोल पड़ा, मगर भाई साहब, वे इसकी मानसिक अवस्था के बारे में जानते हैं क्या? हाँ हाँ, सब जानते हैं भाई, वे लोग तो देवता हैं। लड़का बाहर शहर में रहता है, खुले दिमाग का है। उसने सब सुनकर कहा कि क्या हुआ, लड़की थोड़ी मानसिक रूप से कमजोर है तो, मगर सलीके से रहना अगर जानती है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सुधांशु जी ने पूछा, भाई वो लोग हैं कौन? अरे अपने रघु भैया हैं, जो उधर पनगट के पास वाले बड़े पीपल के सामने रहते हैं। दरअसल मैं कुछ दिनों से चौपाल में बिटिया की शादी के लिए चर्चा चला रहा था, तभी रघुनाथ जी ने मुझसे उसके बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद वे कुछ दिन बाहर थे, वही आज चौपाल में मिले और उन्होंने खुद रिश्ते की बात चलाई है। बोले, वे अपने लड़के की राय लेने शहर गए थे। उनके लड़के को शहरी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी से जब उन्होंने अपनी बिटिया का जिक्र किया ना, तो वो तो फौरन राजी हो गया। बस उन्होंने अगले दिन वापस आकर मुझसे इस बारे में चर्चा चलाई, तो मैं बोला, मैं घर पर बात करके ही बता सकूंगा। अब आप लोग बताओ, क्या उन्हें घर आने का निमंत्रण दिया जाए? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। दोनों बहुओं ने अपने पतियों को इशारा किया और बोली, हम अभी कमरे में जाके चर्चा करते हैं और तब बात करते हैं। इधर सुषमा जी ने सुधांशु से कहा कि आप क्या कहते हैं? तब शंभू बीच में बोला, बाबूजी, आप लोग निश्चिंत रहे, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बड़े ही सज्जन लोग हैं, बिटिया सुख से रहेगी। सुधांशु बाबू का तो जैसे दिमाग ही सुन्न हो गया था।
वे किम कर्तव्य विमूढ़ से बैठे रह गए थे। थोड़ी देर में दोनों बेटे और बहुएं आ गए। सबने एक स्वर में स्वीकृति दे दी। दरअसल दोनों बहुओं में तो पहले ही इस बात पर चर्चा हो चुकी थी कि अपने पति को यह समझाना है कि इस शादी से घर में खाने वाला एक मुंह कम हो जाएगा। बस वे मान गए थे। उन सबकी हामी सुनकर शंभू बोला, ठीक है, मैं उन्हें खबर दे देता हूँ कि आकर लड़की को देख ले। फिर थोड़ा रुककर बोला, अब बस एक बात बतानी रह गई है। उनकी सिर्फ एक शर्त है, शादी में वे नगद कुछ रुपए चाहते हैं। उनका कहना ठीक भी तो है, आखिर लड़के की पढ़ाई लिखाई में रघुनाथ जी का सारा पैसा खर्च हो गया है। यह सुनकर सबका उत्साह ठंडा पड़ गया। संजय ने पूछा, कितने रुपए चाहते हैं वे लोग? शंभू ने गहरी सांस भरकर कहा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000। ये सुनते ही सुधांशु जी बोल पड़े, फिर तो असंभव है, क्योंकि मेरे पास तो रुपए है नहीं। संजय और विजय ने भी कहा, हम भी इतना पैसा तो इकट्ठा नहीं कर सकते, रहने दीजिए। शंभू ने भी कच्ची गोलियां ना खेली थी। तुरंत बोला, अरे अरे, आप लोग जल्दबाजी मत करो, मेरे पास इसका भी एक उपाय है। दहेज के लिए 50,000 रुपए जुटाने में सबकी असमर्थता देखकर शंभू बोला। सब उसका मुंह देखने लगे तो बोला, आप लोग इस मकान को बेच दीजिए। ये सुनकर तो सभी के मुंह से निकला, इस मकान को बेच देंगे तो हम सब रहेंगे कहाँ? शंभू हंसकर बोला, घबराइए मत, मकान बिकेगा भी और आप सब इसी मकान में रहेंगे भी। ये सुनकर सबके मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। सुधांशु जी ने ही सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। बोले, शंभू बेटे, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो, तुम्हारा मतलब क्या है? शंभू ने एक भरपूर नजर चारों तरफ घुमाई। उसकी आंखें अपनी बहन से मिली और दोनों में गुप्त इशारे भी हो गए, जिसकी ओर किसी का ध्यान न गया। शंभू ने कहा, बाबूजी, आप बस देखते जाइए, मेरे प्रस्ताव को सुनकर आप सभी प्रसन्न हो जाएंगे। अब दोनों भाइयों ने पूछा, शंभू भाई, अब बता भी दो। तो सुनिए, मेरा प्रस्ताव ये है कि संजय जीजा इस मकान को बाबूजी से कागजों में खरीद ले। बस घर का पैसा घर में ही रहा और दहेज का इंतजाम भी हो गया। संजय चौंक पड़ा, अरे मगर इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? भाई साहब, आप अपनी कंपनी से लोन ले लो, आपकी तो नौकरी अभी बहुत बाकी है, आपको लोन मिलने में परेशानी भी नहीं होगी। संजय ने पत्नी की ओर देखा तो उसने आंखों से इशारा करके स्वीकृति दे दी, क्योंकि उसकी तो अपने भाई से पहले सारी बातें हो चुकी थी। प्रस्ताव सुनकर सुधांशु जी तो किंग कर्तव्य विमूढ़ से बैठे ही रह गए। उनकी समझ में यह गोरख धंधा आ ही नहीं रहता। वे बोले, अरे भाई, हम सब मिलकर एक बार साथ में चर्चा तो कर ले, फिर अभी तो अजय भी घर पर नहीं है। ये सुनते ही बड़ी बहू बोल पड़ी, बाबूजी, अजय नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, वो कौन सा हमारा सगा है, न जाने कहां से आप लोग उसे उठा लाए थे। सबके साथ रहकर पल गया, पढ़ाई कर चुका, अब तो उसे अलग कर दीजिए, वरना कल को वो इस मकान में भी हिस्सेदारी मांगने खड़ा हो जाएगा। इसके जवाब में कोई कुछ कह पाता कि उससे पहले ही बड़ी बहू ने फैसला सुना दिया कि ठीक है भैया, हमें ये प्रस्ताव मंजूर है, ये अपने ऑफिस में आज ही बात कर लेंगे और शायद इस हफ्ते हम पैसों का इंतजाम भी कर लेंगे। आप तो रघुनाथ जी से बात कर लीजिए। बाकी सब लोग भौचक्के से बैठे रह गए। बड़ी बहू अपने पति को साथ लेकर वहां से अपने कमरे में चली गई और इस बीच अजय कब अंदर आकर खड़ा हो गया था, किसी का इस ओर ध्यान ही नहीं गया। विजय भी अपनी पत्नी के साथ वहां से जा चुका था। अजय ने आगे बढ़कर सुधांशु जी से पूछा, बाबूजी, बड़ी भाभी जो बोल गई वो सच है क्या? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? फिर सुषमा जी से बोला, माँ, तुम ही बताओ, मैं कौन हूँ, मेरा असली परिचय क्या है? सुषमा जी उसे आगे बढ़कर गले से लगाकर बोली, बेटा, तू हमारा ही बेटा है। तब अजय बोला, बाबूजी, अगर ये सच है तो मेरे सिर पर हाथ रखकर कहे कि मैं आपका बेटा हूँ। सुधांशु जी एक कदम पीछे हटकर बोले, बेटे, तू हमारा ही तो बेटा है। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं आपका बेटा होता तो आप मेरे सर पर हाथ क्यों नहीं रखते? सुधांशु जी रो पड़े। सुषमा जी पहले ही रो रही थी तो अजय बोला, मैं समझ गया बाबूजी कि मैं कोई गंदगी का फल हूँ, मेरा कोई औपचारिक परिचय आप लोगों को भी नहीं पता। सुधांशु जी फफक कर रो पड़े तो सुषमा जी बोली, आप चुप क्यों हो, इसे इसका असली परिचय क्यों नहीं बता देते? सुनकर अजय चौंका।
फिर सुधांशु जी को झंझोड़ते हुए बोला, बोलिए ना बाबूजी, बताइए प्लीज मेरा असली परिचय क्या है, वरना मेरा सीना फट जाएगा दुख के मारे। सुधांशु जी रोते हुए बोले, बेटे मैं आज तेरी कसम और तेरी जिद के आगे हार गया। आज मैं किसी को दिया वचन तोड़ने पर मजबूर हो गया हूँ। फिर आसमान की ओर ताक कर दोनों हाथ उठाकर बोले, दीदी मुझे माफ करना, मैं तेरी कसम आज इतने सालों बाद तेरे बेटे की जिद पर ही तोड़ने पर मजबूर हो गया हूँ। उसके बाद उन्होंने अजय को बताया कि बेटा सुन, तू कोई पाप की औलाद नहीं है, तू मेरी मुंह बोली दीदी का इकलौता बेटा है। उसकी मौत तुझे जन्म देते वक्त हो गई थी। जाने से पहले उसने मुझसे वचन लिया था कि तुझे अपना बेटा मानकर ही बड़ा करूंगा, क्योंकि उसकी तेरे पिता से औपचारिक शादी नहीं हो पाई थी। उसके पहले ही तेरे पिता इस देश पर शहीद हो चुके थे। वे सेना में सिपाही थे और मेरी उस बहन के साथ उनकी अनौपचारिक शादी हमारी उपस्थिति में ही मंदिर में हुई थी। मेरी वो बहन और तेरे पिता दोनों ही अनाथ थे, इसलिए हमारे सामने उन्होंने मंदिर में शादी कर ली थी। फिर मुहूर्त देखकर हम उनकी शादी करवाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही तेरे पिता को मोर्चे पर जाना पड़ा, जहां से वे लौट कर ना आ सके। इधर तेरी माँ गर्भवती हो चुकी थी, मगर समाज के सामने तो उनकी औपचारिक शादी नहीं हुई थी ना, इसलिए उसने बदनामी के डर से ये शहर ही छोड़ दिया था। तेरे जन्म से पहले उसने हमें बुला लिया था और तेरे जन्म के 2 दिन बाद ही बेचारी चल बसी। बस यही सच है। पूरी बात सुनकर अजय भी फुट फुट कर रो पड़ा। थोड़ी देर में सब संभल गए और अपने अपने कमरे में चले गए। सच जानकर अजय विचलित हो उठा। उस रात न तो उसने खाना खाया और न ही सो पाया। आखिर सुबह मुंह अंधेरे में वो अपने साथ सिर्फ एक जोड़ी कपड़े और अपनी फाइल लेकर एक चिट्ठी लिखकर घर छोड़कर चला गया। यूं ही सड़क पर भटकते हुए भोर हो गई। वो चलते चलते शहर से बाहर के इलाके में बनी कोठियों के बीच आ गया था। लोग सुबह की सैर को निकल पड़े थे, मगर सड़क पर ज्यादा चहल पहल नहीं हो पाई थी। वो अपने धुन में चला जा रहा था, तभी उसने देखा कि सामने पार्क में रखी बेंच पर एक बुजुर्ग कुछ परेशान से बैठे थे और बेचैनी से सीने पर हाथ मल रहे थे और फड़फड़ा रहे थे। अजय को समझते देर न लगी कि शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। वो दौड़कर उनके पास पहुंचा। उसने सबसे पहले तो उनके सीने पर हाथ मलकर उनके पास रखी बोतल से उन्हें पानी पिलाया। तब थोड़ा आराम मिलने से वे थोड़े चैतन्य हुए। अजय ने उनसे कहा, आप परेशान न हो, मैं अभी आपको अस्पताल ले चलता हूँ। उसने एक ऑटो रुकवाई और अस्पताल चलने को कहा। ऑटो वाले की मदद से उसने उन्हें ऑटो में बिठाया और वे अस्पताल पहुंचे। रास्ते में उसने ऑटो वाले से कहा, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है और इन बुजुर्गों को मैं जानता भी नहीं हूँ, इसलिए अभी तो मैं तुम्हारा भाड़ा न दे पाऊंगा। ऑटो वाला बोला, अरे बाबूजी, आप अकेले ही पुण्य क्यों कमाओगे, मुझे भी थोड़ा हिस्सा ले लेने दो। वे लोग अस्पताल पहुंचे और अजय और ऑटो ड्राइवर ने मिलकर उन बुजुर्ग को तुरंत कैजुअल्टी में पहुंचाया। वहां उनकी प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें तुरंत आईसीयू में पहुंचा दिया गया। उनका इलाज शुरू हो चुका था, मगर अजय वहीं रुका रहा और 1 घंटे के बाद बुजुर्ग की हालत थोड़ी स्थिर हो गई तो डॉक्टर ने उनसे उनसे मिलने की इजाजत दे दी। वो उनसे मिलने गया तो डॉक्टर बोले, लक्ष्मी प्रसाद जी, आज इस युवक की वजह से बहुत बड़ा संकट टल गया आपके ऊपर से। इसने अगर समय पर आपको अस्पताल ना पहुंचाया होता तो अनहोनी हो सकती थी। लक्ष्मी प्रसाद जी ने अजय की ओर कृतज्ञता से देखा। तभी वहां उनके मैनेजर साहब भी आ गए। उन्होंने उनका हालचाल पूछा। अजय एक तरफ खड़ा था। मैनेजर के आ जाने के बाद वो चुपचाप वहां से चल पड़ा। मेन गेट तक वह अभी पहुंचा ही था कि पीछे से मैनेजर ने उसे पुकारा, अरे बेटा सुनो, भाई साहब जरा सुनना, अरे रुकिए, सेठ जी आपको बुला रहे हैं। अजय रुका तो मैनेजर ने उसे कहा, चलो सेठ जी आपसे मिलना चाहते हैं। वो वापस उनके पास पहुंचा तो सेठ जी ने उससे पूछा कि क्या वो उनके स्वस्थ होने तक उनके साथ रह सकता है। अजय ने कुछ सोचकर हाँ कह दी, क्योंकि वैसे भी उसके पास अभी तो सर छुपाने का कोई स्थान भी नहीं था। सेठ जी ने उसका धन्यवाद किया और मैनेजर से बोले, उसके लिए बंगले के आउट हाउस में व्यवस्था कर दे। मैनेजर चला गया। अजय सेठ जी के पास रुका रहा। सेठ जी 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहे। इस बीच अजय ने उनकी बहुत सेवा की। जिस दिन उनकी छुट्टी हुई
तो मैनेजर उन्हें लेने आए। अजय भी सेठ जी के साथ बंगले में पहुंचा और उन्हें उनके कमरे में पहुंचाकर उनसे विदा मांगी। सेठ जी बोले, तुमने तो मेरे ठीक होने तक मेरे साथ रहने का वादा किया है और मैं तो सिर्फ अस्पताल से घर ही आया हूँ, अभी पूरी तरह स्वस्थ कहाँ हुआ हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर अभी ना जाओ। अजय सोच में पड़ गया। उसे सोचते देखकर सेठ जी बोले, बेटा तुम क्या करते हो? वो बोला, जी मैं तो बेरोजगार हूँ। घर में कौन कौन है तुम्हारे? अजय ने जवाब दिया, जी मैं अनाथ हूँ और कोई ठिकाना भी नहीं है। ये सुनकर सेठ जी ने पूछा, कितना पढ़े हो? उसने सोचा, अगर इन्हें पता चल गया कि मैं ग्रेजुएट हूँ तो शायद ये मुझे कोई नौकरी देने से इनकार ही कर देंगे। उसने कहा, जी जी मैं तो बस अनपढ़ हूँ, बस अक्षर ज्ञान है और हस्ताक्षर कर लेता हूँ। तो तुम मेरे घर के कैप्टन बन जाओ और मेरे साथ साथ इस घर के देखभाल का जिम्मा भी ले लो। मगर सेठ जी मुझे तो घर का कोई भी काम नहीं आता। बेटा तुम्हें खुद कोई काम नहीं करना है, सेठ जी बोले, बल्कि मेरे सारे नौकरों से ढंग से काम लेना है। आजकल वे सब बहुत आलसी हो गए हैं और एक काम बोलो तो 1 घंटा लगाते। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए उन पर ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकता। डर है कहीं छोड़ कर ना चले जाए। जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। सेठ जी ने मैनेजर को कहा कि अजय का परिचय सभी नौकरों से करवा दे और उन्हें बता दे कि अब से अजय ही उन्हें काम का हुक्म देगा। मैनेजर ने सेठ जी की आज्ञा के अनुसार अजय के रहने का इंतजाम आउट हाउस में करवा दिया। सेठ जी को उनके कमरे में पहुंचाकर वो बाहर आया तो मैनेजर उसे लेकर हॉल में पहुंचा और उन्होंने सब नौकरों से उसका परिचय करवाया। अजय ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। मैनेजर ने सबको बता दिया कि अब से अजय से पूछकर ही सब काम करने हैं। उन्होंने सबसे बुजुर्ग नौकर रामू काका को कहा कि अजय को सबके बारे में बता दे। इधर सुधांशु जी के घर पर अगले दिन सुबह तहलका ही मच गया। जैसे अजय के घर छोड़ने की चिट्ठी मिली, सुषमा जी ने रोना शुरू कर दिया। वे बार बार उस घड़ी को कोस रही थी जब अजय के कानों में बड़ी बहू की बात पड़ी थी कि वो इस घर का सगा बेटा नहीं है। उसकी खोज के प्रयास किए गए मगर कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर सबने मान लिया कि अजय इस शहर से बाहर ही चला गया है। इधर शंभू ने अपनी चाल चल दी। संजय ने ऑफिस से लोन की व्यवस्था कर ली और मकान कागजों में बिक गया। सुधांशु जी को पैसे नाम मात्र कोई हाथ में मिले क्योंकि पैसे आने के 1 हफ्ते में ही शंभू ने रघुनाथ से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर दी और इस प्रकार उस अबोध लड़की की शादी रघुनाथ के नालायक बेटे से हो गई। शंभू ने सुधांशु जी से 50,000 रुपए रघुनाथ को देने के लिए लिए और रघुनाथ को 25,000 देकर उसमें से 5,000 अपने पास दबा लिया। इस प्रकार उसने 30,000 रुपए कमा लिए। समय बीतता रहा। 5 वर्ष गुजर गए। रघुनाथ के घर पर सुधांशु जी की वो मानसिक अविकसित बेचारी अबोध लड़की ससुराल वालों के जुल्म सहन न कर पाने से वापस मायके आ गई। सुधांशु जी भी स्वर्ग सिधार गए। सुषमा जी भी घुटनों के दर्द से बेहाल हो चुकी थी। शंभू ने घर पर अपना वर्चस्व जमा लिया था और माँ बेटी बड़ी ही दयनीय अवस्था में जीवन जीने पर मजबूर हो गई थी। अजय ने धीरे धीरे सेठ जी का विश्वास जीत लिया था। तभी एक दिन अजय की नजर अखबार में छपे एक नौकरी के विज्ञापन पर पड़ी। वो एक विदेशी कंपनी का विज्ञापन था जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो एक डूब रही कंपनी को संभाल सके। इसमें उम्र, अनुभव और अन्य किसी प्रकार का बंधन नहीं था। अजय को लगा कि वो इस काम को कर सकता है। उसने अप्लाई करने के लिए आवेदन पत्र बनाया और कंपनी के पते पर भेजने के लिए घर के नौकर रामू को देकर कहा कि वो इसे डाक खाने में डाल आए। रामू उस लिफाफे को लेकर निकल ही रहा था कि बाहर लॉन में बैठे हुए सेठ जी ने आवाज लगाई। वो लिफाफा हाथ में लिए लिए ही उनके पास पहुंचा तो कुछ कहने से पहले ही सेठ जी उस लिफाफे को देखने लगे। फिर उससे पूछा कि इस लिफाफे में क्या है? अजय बाबू ने इसे डाकघर में डालने को दिया है। सेठ जी को आश्चर्य हुआ कि अजय तो अनपढ़ है और इस लिफाफे पर तो अंग्रेजी में पता लिखा है। उन्होंने रामू से लिफाफा ले लिया और पता देखकर वे चौंक गए। उन्होंने लिफाफा खोला और अंदर के कागजात निकाल कर देखने लगे। सेठ जी ने उसमें अजय का व्यक्तिगत बायोडेटा देखा तो चौंक पड़े। उन्होंने रामू से तो कुछ नहीं कहा, बस बोले अजय पूछे तो कह देना कि लिफाफा पोस्ट कर दिया है। और सेठ जी ने लिफाफा अपने पास रख लिया।
इधर सुधांशु जी के स्वर्गवास के बाद से सुषमा जी और उनकी बेटी घर में नौकरों से भी बदतर हालत में रह रही थी। बेचारी घुटने के दर्द से कराती रहती। दिन भर में एक बार बहुएं उन्हें कुछ सूखी रोटियां और बची खुची सब्जी डाल देती। इस प्रकार का नारकीय जीवन जीने पर दोनों माँ बेटी मजबूर थी। एक दिन उर्मिला जी की हालत दर्द से बहुत खराब थी। उधर उनकी बेचारी मानसिक अर्ध विकसित बेटी से उनकी तकलीफ नहीं देखी जाती थी। घर पर सिर्फ शंभू था। बेटी ने उससे माँ की दवाई के लिए पैसे मांगे तो उसने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। बोला, इतना ही माँ की फिक्र है तो जा बाहर खड़ी हो जा, भीख मांग ले और उस पैसे से उसका इलाज करवा। बेचारी कुछ समझी कुछ ना समझी और सड़क पर निकल पड़ी। रोते रोते उसने आते जाते लोगों से पैसे मांगे, मगर ज्यादातर लोग उसे अनदेखी करके आगे बढ़ गए। उसके घर के पास ही चंदू नाम का एक बदमाश भी रहता था, जिसकी नजर काफी दिनों से इस बेचारी जवान बेबस लड़की पर थी। उसने उसे सड़क पर भीख मांगते देखा और अपने मंसूबे पूरे करने की सोचने लगा। उसने चारों तरफ देखा और आसपास किसी को न देखकर उसके पास पहुंच गया। तुम्हें पैसे चाहिए ना? आओ, मैं तुम्हें एक बड़े सेठ जी के पास ले चलता हूँ। वे बड़े दयालु हैं, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बेचारी भोली लड़की उसके जाल में फंसकर उसके पीछे चल पड़ी। वो उसे साथ लेकर शहर के बाहरी हिस्से में आ गया और एक नवनिर्मित कॉलोनी में घुस गया। वहां बहुत से अधबने मकान खाली और सुनसान पड़े थे। उसने उसे एक मकान में चलने को कहा और अंदर जाते ही अपनी नीचता पर उतर आया। लड़की पहले तो अकबका गई, मगर कुछ तो उसे समझ में आ गया कि उसके ऊपर किसी तरह का हमला होने वाला है, तो वो छूटने के लिए हाथ पैर मारने लगी। और जब उसका बस नहीं चला तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। चंदू ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और नीचे गिरा दिया। वो उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा था कि लड़की ने उसके हाथ में जोर से काट लिया। वो बिलबिला कर रह गया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। लड़की उसके चंगुल से छूटकर भागी और बाहर आकर एक आदमी से टकरा गई। उस आदमी ने उसे संभाला। वो एक अधेड़ व्यक्ति था। उसने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटी घबराओ नहीं, बताओ क्या हो गया है। लड़की रोने लगी। तभी वहां कुछ और लोग भी आ गए। सबने खंडहर से चंदू को भागते देखा। कुछ लोग उसके पीछे भागे भी, मगर उसे पकड़ न सके। चंदू दौड़कर मेन रोड पर पहुंच गया और एक चलती बस में चढ़ने के चक्कर में गिरकर चक्के के नीचे ही आ गया। उसकी वहीं मौत हो गई। लोग बोले, इसे ईश्वर ने ही दंड दे दिया है। उधर लड़की जिस व्यक्ति से टकराई थी वह रामू था, अजय के वहां काम करने वाला। उसने देखा लड़की बहुत डरी हुई है तो वो उसे समझाकर अपने घर ले आया। अपनी पत्नी से उसे संभलवाया, पानी पिलवाया, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला, बेटी तुम कहाँ से आ रही हो। लेकिन लड़की सिर्फ इतना ही कह सकी, माँ बीमार है, दवाई के पैसे दे दो। रामू समझ गया कि लड़की ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएगी। उसने पत्नी से कहा कि इसे खाना खिला दो, तब तक वह हवेली से होकर आता है, फिर देखेंगे कि इसे कहाँ पहुंचाना है। रामू को वापस हवेली में आते देखकर अजय ने पूछा कि आ गए डाकघर जाके। रामू ने बता दिया कि लिफाफा तो सेठ जी ने रख लिया है, मगर रामू खुद एक मुसीबत में फंस गया है। उसने अध बने मकान में लड़की के मिलने और उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश और उसे बचाने तक की सारी बात अजय को बताई। फिर बोला, साहब अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस लड़की को उसके घर कैसे पहुंचाऊं। अजय ने उससे लड़की का हुलिया पूछा और उसे सब हाल सुनकर उसे लगा कि कहीं ये उसकी बहन ही तो नहीं है। उसने रामू से कहा, चलो मुझे बताओ वो लड़की कहाँ है। रामू उसे लेकर अपने घर आया और लड़की को लाने के लिए अपनी पत्नी को आवाज दी। रामू की पत्नी साथ में उसे लेकर बाहर आई तो उसे देखते ही अजय उछल पड़ा। उधर वो लड़की अजय को देखते ही भैया भैया कहकर आई और उससे लिपट गई। अजय और लड़की दोनों गले लगकर रोने लग गए। रामू और उसकी पत्नी उन दोनों को आश्चर्य से देख रहे थे। थोड़ी देर में अजय थोड़ा संयत हुआ और उसे अपने से अलग करके कहा, तू बैठ बहन, मैं तेरी बात सुनता हूँ, बता सब कुछ। उसके बाद उसने रामू से कहा, दादा आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये मेरी सगी बहन है। तुमने इसकी इज्जत बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। फिर उसे लड़की ने जो बताया उससे उसे समझ आ गया कि माँ बहुत बीमार है और उनके पास में बिल्कुल भी पैसे भी नहीं है। वह माँ को भी अपने साथ ले आया।
उधर माँ बेटी के घर से जाने की खबर सुनकर सभी बहुएं बड़ी प्रसन्न हो गई। किसी को ये नहीं पता चला कि अजय कहाँ रहता है और क्या करता है। वे तो बस यही सोचकर खुश हो गई कि चलो, अजय के बाद माँ बेटी से भी पिंड छूटा। अजय के लौटने पर सेठ जी ने उसे सब हाल पूछा और बोले, तुमने बड़ा अच्छा किया जब माँ और बहन को यहीं बुलवा लिया, मगर आज तुम्हें अपने सारे झूठे कथनों का ब्यौरा देना पड़ेगा। बताओ, तुमने अपने को अनाथ क्यों बताया? अजय ने सारा किस्सा बता दिया। अब सेठ जी बोले, चलो, परिस्थितियों को देखकर इस मामले में हमने तुम्हें माफ किया। अब दूसरा बड़ा झूठ, और वो झूठ ही नहीं, महापाप है जो तुमने किया है। बताओ, तुमने पढ़े लिखे होने के बावजूद अपने को अनपढ़ बताकर मुझे आज तक अंधेरे में क्यों रखा? अजय ने सच्चाई बताना शुरू किया तो सेठ जी सुनते जा रहे थे और सुनकर उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। उन्होंने अजय से कहा, वो आउट हाउस से निकलकर बंगले के दाहिने हिस्से में बने 3 कमरे वाले भाग में अपनी माँ और बहन के साथ शिफ्ट हो जाए। फिर उन्होंने रामू से कहा, अजय के परिवार के लिए आवश्यक सारी सामग्री की भी व्यवस्था वो कर दे और रसोई में बता दे कि आज से 3 लोगों के लिए खाना अतिरिक्त बनेगा। सेठ जी आगे बोले, अजय, तुम कल सुबह 11 बजे मुझे ऑफिस में मिलो। मुझे तुम्हारा हिसाब करना है और तुम्हें मुझसे झूठ बोलने का दंड भी देना है। अगले दिन अजय सुबह 11 बजने से पहले ही ऑफिस पहुंच गया और सेठ जी का इंतजार करने लगा। वो एक बेंच पर बैठा तो चपरासी ने आकर उसे उठा दिया। बोला, अभी ऑफिस खुला नहीं है, साफ सफाई होनी है, आप बाहर ही बैठो। अजय चुपचाप बाहर निकल आया। वैसे भी वो सोच रहा था कि शायद आज सेठ जी मुझे निकाल ही देंगे, क्योंकि उन्होंने उसे कहा था ऑफिस आने पर वे उसे दंड देंगे। तभी सेठ जी की गाड़ी ऑफिस के पोर्च में रुकी। वे उतरे। उनकी नजर दूर खड़े अजय पर पड़ी तो उन्होंने ड्राइवर से उसे बुलवाकर उनके केबिन में ले आने को कहा। ड्राइवर अजय को लेकर सेठ जी के केबिन में पहुंचा। वहां मैनेजर साहब पहले से विराजमान थे और एक बुजुर्ग भी बैठे थे। अजय ने सभी का अभिवादन किया और एक और सर झुकाकर खड़ा हो गया। सेठ जी ने मैनेजर साहब और उन बुजुर्ग को संबोधित कर पूरी बात बताई और बोले, मेरी नजर में अजय ने अक्षम्य अपराध किया है। अब आप लोग ही बताइए, मैं सही हूँ या गलत? दोनों ने साथ साथ कहा, बिल्कुल आपका कहना सही है। फिर इसे ऐसी सजा दी जाना चाहिए कि ये जिंदगी भर याद रखे। दोनों सज्जन मौन बैठे रहे, जो उनकी स्वीकृति का संकेत था। सेठ जी थोड़ा विराम लेकर बोले, मैंने इसके लिए एक सजा सोची है। आप लोग भी सुन लीजिए और निश्चित करें कि मैं ठीक हूँ या नहीं। अजय अंदर ही अंदर दहल गया कि अब क्या सजा मिलने वाली है। सेठ जी बोले, मैं इसे कंपनी का जनरल मैनेजर बनाने की सजा सुनाता हूँ। सुनते ही अजय खुशी से उछल पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सेठ जी उठे और उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ। आशा करता हूँ तुम मेरे विश्वास के मान रखोगे। अजय ने झुककर उनके पैर छुए। सेठ जी ने मैनेजर साहब को कहा, आप इन्हें ले जाइए और सबसे परिचय करवा दीजिए। मैनेजर साहब ने उसे हॉल में ले जाकर सबका परिचय करवाया। अजय का सारे स्टाफ से परिचय हो गया। सिर्फ अकाउंट सेक्शन अलग था और वहां उसे लेकर दूसरे बुजुर्ग सज्जन आए। वे चीफ अकाउंटेंट थे। उन्होंने इस सेक्शन के स्टाफ से परिचय करवाया, जहां अजय ने संजय और विजय को भी देखा। संजय अकाउंट्स में और विजय स्टोर में पदस्थ थे। उन दोनों ने उससे रिश्तेदारी दिखाना चाहा, मगर अजय उनकी अनदेखी करके आगे बढ़ गया। मैनेजर साहब उसे उसके केबिन में छोड़ गए। कुछ दिन बीते। अजय ने सब काम समझ लिया और बड़ी मुस्तैदी से काम करना शुरू कर दिया। शाम को ऑफिस छूटते वक्त एक वर्दीधारी शोफर उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, चलिए सर, आपकी गाड़ी वो रही। अजय गाड़ी में बैठ रहा था कि उसकी नजर अपने भाइयों पर पड़ी। वो लपक कर उनके पास पहुंचा और बोला, भाई, आप लोग बुरा मत मानना, मैं ड्यूटी टाइम में रिश्तेदारी नहीं निभा सकता, मगर ड्यूटी के बाद आप मेरे बड़े भाई ही हो। दोनों प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आखिर तुम तो हमारे भाई ही हो। वहीं खड़े खड़े वे लोग गले मिले। सबने देखा और समझ गए कि ये आपस में रिश्तेदार हैं। अजय के इस प्रकार उनसे मिलने से दोनों भाई खुश हो गए कि अजय ने पिछली बातें भुला दी है। उन्होंने और उनकी पत्नियों ने मिलकर तय किया कि वे माँ जी और बहन से भी माफी मांग लेंगे। आखिर अजय उनका बॉस था, उससे बनाकर रखने में ही उनकी भलाई थी। बस अगले इतवार को सभी मिलकर अजय के घर आ गए और माँ तथा बहन के पैरों में गिर के सबने माफी मांगी।
बहुओं ने खूब मगरमच्छी आंसू बहाए। माँ का दिल पिघल गया। उन्होंने सबको माफ भी कर दिया। वे धूर्त लोग मन ही मन खुशी मनाते लौट आए। इधर शंभुदयाल तो बहुत आराम से घुन की तरह इस परिवार को नष्ट करने में लगा था। उसने तरकीब लगाकर अपनी बहन को मूर्ख बनाते हुए उसे मकान के कागजात जमा कराकर बैंक से मोटी रकम लोन के तौर पर दिलवा दी। उसने समझा दिया कि वो ये रकम अपने एक दोस्त के साथ साझेदारी में व्यापार में लगवा देगा, जिससे कुछ ही समय में रकम दुगनी हो जाएगी और तब वो बैंक का कर्जा चुका देंगे। 3 महीनों तक उसने बहन के हाथ में एक निश्चित रकम लाकर दी भी और कहा कि जल्दी ही इससे दुगनी रकम आने लगेगी। मूर्ख बहन शंभू की चाल में फंस गई। इधर शंभू बड़ी चालाकी से एक दिन बहन को पैसे देता और अगले दिन बैंक में किश्त जमा कराने के नाम पर वापस भी ले लेता। उधर बैंक में जब किश्त जमा नहीं हुई तो एक दिन बैंक से परवाना आ गया, जिसे देखकर शंभू ने चालाकी से बहन को समझा दिया कि शायद एंट्री नहीं हुई है, वो जाकर सुधरवा देगा। और उस रात को ही वो उस घर से भाग गया। इधर बैंक का दबाव बढ़ने लगा तो दोनों भाइयों को मकान नीलामी की आशंका ने घेर लिया। बैंक ने 1 महीने का नोटिस दिया तो दोनों भाइयों ने कुछ सलाह की और उस महीने किश्त जमा हो गई। अब इसी प्रकार समय पर बैंक में किश्त जमा होती रही। अजय नियमित रूप से कंपनी के अकाउंट्स चेक करता था। सब ठीक चल रहा था। उसने ध्यान दिया कि आजकल संजय हर महीने कुछ विशेष तारीखों पर ऑफिस में देर तक रुकता है। उसने सोचा शायद कभी कभी काम ज्यादा हो जाता होगा। इधर वो रात को कभी भी सरप्राइज चेकिंग में गोदाम की ओर निकल जाता था। एक दिन उसे रात की चेकिंग में पहुंचने पर एक ट्रक गोदाम में लोड होता दिखा। उसने तुरंत पहुंचकर चौकीदार से पूछा कि ये किसका ट्रक है। उसने बताया कि पिछले कुछ महीनों से हर महीने इन तारीखों को एक एक ट्रक माल रात में जाता है। उस ट्रक को रात में लोड करने और जाने देने के लिए उसके भाई विजय का आदेश है। अजय ने ट्रक तो जाने दिया और उसका पीछा करके जान लिया कि ट्रक कहाँ गया है। अगले दिन ऑफिस में संजय देर तक रुका रहा। अजय उस पर नजर रखे था। ठीक 7 बजे एक व्यक्ति संजय के पास मिलने आया। उसने उसे एक लिफाफा दिया। संजय ने उसे जेब में रख लिया। बस तभी अजय पुलिस के साथ उसके पास पहुंचा और इंस्पेक्टर से बोला, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए और उससे लिफाफा भी जब्त कर लीजिए। उसके बाद अजय पुलिस को लेकर उस जगह गया जहां रात ट्रक गया था। वहां से पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर लिया। फिर वे सदल बल सुधांशु बाबू के घर पहुंचे और अजय ने बाहर से ही विजय को आवाज दी। विजय बाहर निकला और अजय के साथ पुलिस को देखकर चौंक गया। फिर उसने वहां से भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसे दबोच ही लिया। अगले दिन पुलिस ने मामला अदालत में पेश कर दिया, जहां 2 सुनवाई में ही फैसला भी हो गया। संजय और विजय दोनों 7-7 साल की सजा पाए। अजय ने उनकी या उनकी पत्नियों की किसी की भी गुहार नहीं सुनी। उसने सच्चाई का साथ दिया। संजय और विजय को सजा मिलते ही संजय की पत्नी ने उसी रात आत्महत्या कर ली। विजय की पत्नी उससे पहले शाम को ही मायके चली गई। अजय ने सारी बात माँ को समझाई तो उन्होंने कहा, क्या करे, जैसी करनी वैसे भरनी। अजय ने रघुनाथ से मिलकर उसे समझाया और उसके बेटे को अपनी यहाँ नौकरी दिलवा दी तो वे लोग उसके एहसान मानने लगे और रघुनाथ ससम्मान अपनी बहू को लिवा ले गया। अजय ने बैंक से बात करके लोन अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया और समय पर किश्तें चुकाकर बाबूजी की अमानत वापस भी ले ली। उसने शंभुदयाल को ढूंढकर उससे सारे पैसे वापस प्राप्त कर लिए। इस प्रकार सुषमा देवी को भी अपने पराये की पहचान हो ही गई। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा।